वेलकम टू ओल इन वर्ड टू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इन मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। इट मीन ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और अलग अलग मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर थ्री टाइप से मटेरियल का स्टडी करना है। द फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, तीनों में डिफरेंसेस पूछ लेता है लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप में 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज क्यूरीज लो, या फिर आपको पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना होता है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल में बात करूँ तो 2 मार्क्स में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है। तो पहले उठा लेते हैं हम डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल होते क्या है, पहले इस चीज को समझना। जब भी आप डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को या फिर इस टाइप के मटेरियल्स को एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ? एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दैट टाइम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ मूव करेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, या हम बात करें हाई इंटेंसिटी रीजन टू लोअर इंटेंसिटी रीजन, ये मूव हो जाते हैं एंड दे रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? ये रिपेल होते हैं। और इसके साथ साथ ही इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है। स्मॉल होने के साथ साथ डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या समझोगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन भी है इस टाइप के मटेरियल के अंदर बहुत कम होता है कंपेयर टू फ्री स्पेस। यदि ये फ्री स्पेस से हम कंपेयर करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू यहाँ पर कम होती है, इस टाइप के मटेरियल में कम होती है। दैट्स वाई ससेप्टिबिलिटी इन टाइप के मटेरियल्स का नेगेटिव होता है या फिर बहुत स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है या फिर बहुत स्मॉल होता है। इसके साथ साथ ही जो ससेप्टिबिलिटी है इस टाइप के मटेरियल का, वो ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो ना ही मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। ये बेसिक नॉलेज रहा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है। तो पहले हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव होते हैं। या हम बात करें जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हाई इंटेंसिटी रीजन से लोअर इंटेंसिटी रीजन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है। The when a diamagnetic materials placed in a non-uniform magnetic field, they move from higher region to lower region, and magnetic permeability of these material is negative and very small. और क्यों होती है नेगेटिव और वेरी स्मॉल? बिकॉज इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी की वैल्यू वो बहुत कम होती है कंपेयर टू फ्री स्पेस। दैट्स वाई यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है। और इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान रखना कि इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। ठीक है, बड़े आगे ना इसका और हम स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। यदि ये अट्रैक्ट करता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से इसमें से पास हो जाती है। ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दूर होकर जा रही है। बात समझ आ रही है? दूर हो रही है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये इस टाइप के मटेरियल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। अब ना एक्सप्लेनेशन देखो, जो डायामैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी होती है वो हर एक सब्सटेंस में होती है। इस चीज को पहले नोटिस करना, किस में होती है? हर एक सब्सटेंस में होती है। अब ये बात कैसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ड्यू टू ऑर्बिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑर्बिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम की हम बात करें तो उसके आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता ही करता है, ऑर्बिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। इट मीन हम बोल सकते हैं कि जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक मटेरियल की। ठीक है। अब क्या करना है, जब इन मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इसका मोशन अफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, और इसके साथ साथ ही एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी चेंज होगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी कि जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन लगा दिया, बट यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना, हमने पहले भी डायग्राम बनाए हुए हैं। तो अब इस चीज को भी लिखो, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज इक्वलिंग टू करंट कैरिंग लूप विच प्रोड्यूस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस चेंज होएगा नहीं होएगा, होएगा ना, क्योंकि इसका ऑर्बिटल मोशन चेंज हो जाता है, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट तो ऑब्वियस चेंज होगा ही होगा। एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये डायग्राम हमने पहले भी समझा हुआ है कि यदि क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो यहाँ पर किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू चेंज होती है, और यदि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन का तो किस तरह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, सो द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस एंड ड्यू टू दिस रोटेशन डू नॉट कैंसिल टू ईच अदर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो वहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो इंड्यूस होगा, भले ही उसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो। और इसी प्रॉपर्टी को हम डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो कॉपर हुआ, एच हुआ और एस हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, इसके साथ ही ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये डायग्राम बनाना होता है आपको, ग्राफ बनाना होता है फॉर द डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो लाइन है इस तरह से आपको इनवेरिएंट कर्व शो करना है। दिस इज द कर्व बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड द टेम्परेचर फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। So draw the curve for diamagnetic substance. We know very well the susceptibility does not depends on the temperature. तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर्व फाइंड आउट होता है। आई होप सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आपको समझ आया होगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल में, क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी ध्यान रखना है ना, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एक एटम में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। बात समझ आई? तो ये दो इसके कीवर्ड रहेंगे, एक तो जाई, टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट तो ये, एंड द सेकेंड इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है, बिकॉज जो इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर एक एटम के अंदर, आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े आगे। नाउ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, कहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो क्या होगा, ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपोजिट है उसका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, और इससे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल में देखा तो आपका कर्व इस तरह से आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ध्यान है, वो दैट टाइम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे थे, बट ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई नहीं करते हैं, दैट टाइम इस टाइप की जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट वो आर्बिट्री होता है, उनका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। तो हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, नेट, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। बट जैसे ही हमने इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो अलाइन कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाउ, देखो, पहले यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज आर्बिट्री डायरेक्शन है। बट जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन कर गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहने वाला है। The inner orbit of these electrons are not completely filled and they have net magnetic moment. इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है ड्यू टू द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की वजह से, जहाँ पे अनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम randomly oriented and net magnetic moment will be zero. But in the presence of strong magnetic field at low temperature, atomic magnetic moment align in the direction of H and this property is called paramagnetism. ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, क्या बोलते हैं, O2 हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर आप ससेप्टिबिलिटी का और टेम्परेचर का किस तरह से रिलेशन, मतलब टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल साइन रखते हैं देयर विल बी कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और सी को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके लिए यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो आप ये समझ सकते हो कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इस तरह से डिक्रीजिंग आपका यहाँ पे कर्व आने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली अपोजिट टू
diamagnetic materials. So magnetization of paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. तो J is proportional to 1 by T, proportional sign हमने remove करा, there will remain constant which is known as Curie's constant. ठीक है, और ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. So according to Curie's law, J equal to 1 by T, और ये रहा आपका कर्व बिटवीन susceptibility and temperature for the paramagnetic substance. So I hope so ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ही तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको भी स्टडी कर लेंगे.